So hey guys, welcome to Fun to YouTube channel. I am your social studies educator Ayush Agarwal and today we are back with one more one-shot video on nationalism in India. Okay, so आज का हमारा टॉपिक जो है वो नेशनलिज्म इन इंडिया रहेगा। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं वन शॉट के, जो कि पावर शेयरिंग पे है, सिविक्स का, फिर ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड नेशनलिज्म इन यूरोप पे हमने वन शॉट कर लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो नेशनलिज्म इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे एलिमेंट्स है इसमें, बहुत कुछ पढ़ने को है, बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ समझने को है और एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से। इसलिए इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट होगा जो कि पार्ट 1 है, जो मैं आज लेकर आ रहा हूँ। इसके बाद इसका हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसके पार्ट 2 पे आएगी। ठीक है, इस वीडियो में मैंने सिविल डिसोबीडियंस के इंट्रोडक्शन तक खत्म किया है। हम सिविल डिसोबीडियंस का जो बाद वाला पार्ट है वो मैं दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सो पहले जानते हैं आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपके एनसीईआरटीज में ज्यादा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बताया नहीं गया है, लेकिन मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लिया, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, हम पढ़ेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या क्या इम्पैक्ट था इंडिया पे, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और मूवमेंट के क्या डिफरेंट स्टैंड थे, कंट्री साइड में कैसा था मूवमेंट, टाउन में कैसा था मूवमेंट, ठीक है, उनके एस्पायरेशंस क्या थी उसके बारे में जानेंगे। सिविल डिसोबीडियंस जानेंगे और बाकी जो ये लास्ट का टॉपिक है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था उसका मैंने आपको छोटा सा पार्ट बताया था नेशनलिज्म इन यूरोप के लास्ट स्लाइड में, जो मैंने आपको पढ़ाया था, आप चेकआउट करो। वहां मैंने आपको बताया कि ये सब के कारण से फर्स्ट वर्ल्ड शुरू होता है। ठीक है, आपको जाना है तो आपको लेक्चर देख लो। ठीक है, और अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि इसमें कौन कौन थे। ठीक है, पहली बात है कि वो कोई वॉर होता है तो उसमें 2 पार्टीज होती हैं। तो इसमें पहले जो ग्रुप था वो था द एलाइज। ठीक है, एलाइज का बेसिक मतलब होता है दोस्त, है ना, फ्रेंडशिप। तो ये एलाइज थे और दूसरे थे सेंट्रल पावर्स। तो ये 2 ग्रुप थे जिनके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। अब इन ग्रुप्स में कौन कौन था वो जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया हु वर एलाइज। ठीक है, और बाद में इसमें यूएसए भी इनके साथ जुड़ जाता है। तो इस एलाइज में 4 लोग थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए। ठीक है, और सेंट्रल पावर्स की बात करें तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन टर्की, ये लोग थे सेंट्रल पावर्स। ठीक है, इन दोनों के बीच में वॉर होता है और एलाइज जो है वो जीत जाते हैं वर्ल्ड वॉर 1 को। ठीक है, एलाइज के पास ओशियन रूट्स का एक्सेस था जहां से वो ट्रेड कर सकते थे। और न्यूट्रल कंट्रीज का मतलब है वो कंट्रीज जो वॉर में इंडल्ज नहीं थे, जिनका इन्वॉल्वमेंट वॉर में नहीं था, उनके साथ भी वो मतलब ट्रेड वगैरह कर सकते थे। तो इसलिए एलाइज के पास एक बेनिफिट था। दूसरी चीज कि एलाइज के पास अच्छी मिलिट्री पावर थी इन कंपैरिजन टू सेंट्रल पावर, क्योंकि एलाइज में यूएसए भी था और यूएसए के पास बहुत अच्छी मशीनरी वगैरह थी। ठीक है, उस टाइम पे। तो इसलिए एलाइज की बात करें तो एलाइज ज्यादा स्ट्रांग थे सेंट्रल पावर से। ठीक है, ये सब चीजें। तो ये मैंने फर्स्ट वर्ल्ड को छोटा सा ग्लिम्स दिया आपको। अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या है। अब ये देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पिक्चर देख सकते हो, इस तरह से पिक्चर्स है, ये कितना डिस्ट्रक्शन है। तो बेसिकली यार क्या होता है ना कि जब भी कोई वॉर होता है तो बहुत मास स्केल पे डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, आप सोच नहीं सकते इतना डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो वर्ल्ड वॉर 1 में भी यही सब हुआ, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ। ठीक है, और इसका इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी पे दिखता है। मतलब सारी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो खराब हुई। इंडिया में भी बहुत सारी इकोनॉमिक हार्डशिप्स लोगों को फेस करनी पड़ी। तो हम वो चीज जानेंगे कि इसके कारण इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ा। ठीक है, तो आप ये पिक्चर देखो, आप इस पिक्चर से अंदाजा लगा सकते हो किस तरह का सीन रहा होगा वर्ल्ड वॉर 1 का। ठीक है, नेक्स्ट अब जो आपकी एनसीईआरटी में वो देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट की। ये 1914 में शुरू हुआ था। ठीक है, करीबन 4 साल चला था, 1919 तक। ठीक है, 1919 तक चला था और इसमें इंडिया को बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ा था। अब देखो 1918 और 19 तक या फिर 1920 से 21 तक इंडियन इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लॉसेस फेस किए। ठीक है, ये लॉसेस के बहुत सारे रीजन थे। पहले एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया था, क्योंकि देखो जब सपोज करो कि ये इंडिया है, यहाँ वॉर चल रहा है और ये इंडिया है और यहाँ पे वॉर चल रहा है, तो ब्रिटिश क्या कर रहे थे, इंडिया से फूड लेकर वॉर में दे रहे थे। ठीक है, इंडिया का जो फूड जो हमारे पास था वहां से हमारे पास से लेकर ये वॉर में पहुंचा रहे थे ताकि अपने सैनिकों को दे सके। ठीक है, खाने के लिए। तो इसके कारण क्या हुआ, इंडिया की जो फूड सप्लाई थी वो कम हो गई, हमारे यहाँ जो फूड था वो खत्म हो गया। ठीक है, दूसरी चीज
इन्फ्लुएंजा फैल गया, ठीक है। इन्फ्लुएंजा एक बीमारी होती है जो फैल गई थी उस टाइम पे, ठीक है, जिसके कारण भी बहुत सारी डेथ्स हुई। और इस क्रिटिकल सिचुएशन में खाना नहीं है, एक तो बीमारी फैली हुई है, महात्मा गांधी एज अ लीडर इमर्ज होते हैं पहली बार। वो इंडिया आते हैं साउथ अफ्रीका से, ठीक है, 1915 में। मतलब वो साउथ अफ्रीका से अपनी पढ़ाई वगैरह पूरा करके, अपनी जो वकालत है उसको पूरी करके वो वहां से वापस आते हैं इंडिया 1915 में। और यहाँ पे महात्मा गांधी एक लीडर की तरह इमर्ज होते हैं, इस क्रिटिकल सिचुएशन से इंडिया को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो समझ लो किस तरह से सब चीजें चल रही थी इस टाइम पे, ठीक है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था, ठीक है। अब देखो, अब अगर बात करें कि इस आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में, तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या है? देखो यार, जब भी हम जो प्रोटेस्ट करते हैं तो हम प्रोटेस्ट में बहुत बार हम क्या देखते हैं कि वायलेंट बहुत प्रोटेस्ट हो जाता है ना। जब भी हम न्यूज में देखते हैं प्रोटेस्ट हो रहा है तो बसें जला दिए जाते हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, ये सब चीजें होती है। बट महात्मा गांधी का मानना था कि प्रोटेस्ट पीसफुली भी किया जा सकता है, ठीक है, बेस्ड ऑन ट्रूथ, जो सच्चाई पे बेस्ड हो, मतलब सच्चाई के लिए प्रोटेस्ट, और नॉन वायलेंस से प्रोटेस्ट किया जा सकता है। और उसी आइडिया को उन्होंने कहा सत्याग्रह, ठीक है। और जो भी लोग सत्याग्रह को यूज करके प्रोटेस्ट करते थे उनको बोला गया सत्याग्राही, ठीक है, ये चीज थी। सेकेंड, 1917 में, ठीक है, 1950 में गांधी जी आए थे, 1917 में 2 साल बाद वो चंपारण जाते हैं, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट था बिहार में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट था क्या, डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, ठीक है। और उन्होंने पीजेंट के वहां पे उन्होंने पीजेंट को स्ट्रगल करना सिखाया ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में, ठीक है। देखो यार, क्या होता था कि प्लांटेशन सिस्टम में ब्रिटिश जो है वो जबरदस्ती जबरन मतलब प्लांटेशन करवाते थे फार्मर से। तो उस प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में, ठीक है, कैसे स्ट्रगल किया जा सकता है, कैसे हम लोग उससे बच सकते हैं, पीजेंट्स को इंस्पायर करने के लिए गांधी जी गए। क्योंकि पीजेंट्स आप पढ़े लिखे तो थे नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं था अपने राइट्स के बारे में, बट गांधी जी अच्छे खासे एजुकेटेड इंसान थे, तो उन्होंने उनको सिखाया कि कैसे हम लोग स्ट्रगल कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, अब उसी साल में 1917 में ही गांधी जी सत्याग्रह को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, पीजेंट को सपोर्ट करने के लिए खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जाते हैं गुजरात में। देखो यार, एक्चुअली गांधी जी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात गए थे सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए। और वहां पे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम ये थी कि वहां पे जो फार्मर्स थे उनकी जो खेती थी वो खराब हो चुकी थी। जैसे खेती होती है नष्ट हो जाती है बहुत बार, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से बारिश नहीं हुई तो खेती खराब हो गई, ठीक है, बहुत सारे रीजन होते हैं खेती खराब होने का। तो खेती खराब हो चुकी थी, लेकिन ब्रिटिश ने कहा कि हम अभी भी इस पर टैक्स लेंगे। देखो, खेती हुई तो उसमें से टैक्स देने में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम तो थी, बहुत ज्यादा टैक्सेस, बट कहने का मतलब कि अगर छोटा मोटा टैक्स हो तो बड़ी बात नहीं, लेकिन जब खेती भी नहीं है तब भी आप टैक्स करो तो ये तो बहुत ज्यादा ज्यादती है, ठीक है। तो इसी के अगेंस्ट में आवाज उठाने के लिए गांधी जी सपोर्ट करने के लिए गए खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के पीजेंट्स को, और वहां उन्होंने सपोर्ट किया उसको। और उस टाइम पे प्लेग एपिडेमिक भी आ गया था। प्लेग एपिडेमिक, देखो प्लेग क्या है ना, प्लेग एक बीमारी थी जो चूहों से फैलती थी, ठीक है, चूहों से फैलती थी, एक बीमारी थी प्लेग, जो कि उस टाइम पे बहुत इंडिया में फैलती थी, बहुत 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 बार प्लेग आया है इंडिया में। बट अब नहीं आता क्योंकि अब हमारे पास इसके लिए प्रॉपर मेडिसिन और ट्रीटमेंट वगैरह है, अवेलेबल है, इसलिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें सत्याग्रह में हो रही थी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो नाउ विल टॉक अबाउट द रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट क्या था? तो अभी तक हमने देखा कि गांधी जी कैसे 1917 में चंपारण गए, फिर वहां पे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गए उनको हेल्प करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज थी कि 1918 में गांधी जी अहमदाबाद गए थे, ठीक है, कॉटन मिल वर्कर्स को हेल्प करने के लिए, ठीक है। वहां पे भी उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट को स्टार्ट किया कॉटन मिल वर्कर्स को हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो गांधी जी 3 जगह गए थे, चंपारण और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में है, और अहमदाबाद, ठीक है, यहाँ पे गए थे। तो ये सत्याग्रह का आइडिया था जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। वन शॉट है, थोड़ा सा हम स्पीड में जाएंगे, ठीक है। आप अगर मतलब आपको समझ नहीं आएगा तो आप पॉज करके थोड़ा समझ के धीरे कर लेना वीडियो को, ठीक है। और अब बात करते हैं रॉलेट एक्ट की, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था? देखो यार, ये जो थी रॉलेट एक्ट था ना, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था 1919 में, ठीक है। अब अगर बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या था? अगर बात करें लेजिस्लेचर की, लेजिस्लेचर सबका मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी, बट यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये एक एडवाइजरी बॉडी थी। एडवाइजरी बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडी जिसका काम है सिर्फ एडवाइस करना, ठीक है। बेसिकली 1858 में जब क्राउन रूल आया था तो उस टाइम पे इसको बनाया गया था, और इसका काम था कि इंडिया के हिसाब से लॉ को बताए, मतलब एडवाइस करे, और गवर्नर जनरल का काम था कि वो इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, उसकी मर्जी, ठीक है। अगर गवर्नर जनरल चाहेगा तो वो लॉ मतलब लागू होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी। तो इसके द्वारा एक एक्ट पास हुआ, रॉलेट एक्ट, ठीक है, लेकिन इंडियन मेंबर्स ने अपोज किया। अब अपोज क्यों किया, क्या था इस लॉ में, देखते हैं।
देखो यार, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर, इसका मतलब क्या है कि वैसा इंसान जो पॉलिटिकली एक्टिव है, ठीक है, उसको डिटेन किया जा सकता है और प्रिजन में डाल सकता है। डिटेन का मतलब होता है अरेस्ट, उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के, ठीक है। अगर भाई देखो आज की कंडीशन को जानते हैं ना, तो आज करंटली क्या सिचुएशन है कि अगर आपको आज डिटेन किया जाता है तो आपके पास ये राइट है कि आपको एक फेयर ट्रायल दिया जाए, ठीक है, आपको आपकी कोर्ट में पेशी हो, ठीक है, 24 घंटे के अंदर आपको सुना जाए, ठीक है, आपको बोलने का अधिकार दी जाए, आप अपने फैमिली से कॉन्टैक्ट कर सके लॉयर के लिए, ठीक है, आप एक अच्छा लॉयर को हायर कर सकते हैं आपकी मर्जी का, ठीक है। तो ये सब राइट्स दिया जाता है आज। लेकिन उस टाइम पे क्या बोला गया कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा 2 साल के लिए, वो भी बिना किसी ट्रायल के, ठीक है, बिना मतलब रास्ता से उठा के आपको डाल दिया जाएगा, कोई बस कुछ नहीं बताया जाएगा क्यों अरेस्ट किया गया, क्या है वगैरह, कुछ नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, सीधा अरेस्ट, ठीक है, बिना मतलब का। तो ये गलत है, राइट से बातें गलत है, तो इंडियन मेंबर्स ने इसको अपोज किया, ठीक है। गांधी जी ने भी अपोज किया इस एक्ट को सत्याग्रह के थ्रू, उनका जो आइडिया था, उनका जो वेपन था वो सत्याग्रह था, ठीक है। और 6 अप्रैल 1919 में, ठीक है, डेट याद रखना यार, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाना डेट को क्रोनोलॉजी के हिसाब से, सिर्फ डेट और जो क्या हुआ था वो नोट करना, एक पेज में नोट कर लो लाइन से, ठीक है। गांधी जी ने एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया एक हड़ताल के साथ, ठीक है, हड़ताल का मतलब होता है स्ट्राइक, है ना, उसके साथ एक लॉन्च किया सत्याग्रह नेशन वाइड। अब देखो क्या होता है, अब सीन ऐसे थे यार कि रैलीज, सिटीज थे वहां पे रैलीज वगैरह निकालेंगे, आज भी देखते हैं हम लोग कि कुछ भी होता है तो हम रैली वगैरह निकालते हैं, ठीक है, कोई भी अवेयरनेस फैलाना होता है तो रैली निकाल देते हैं, उसके लिए रैली निकली, ठीक है। वर्कर्स जो काम कर रहे थे रेलवे वर्कशॉप वगैरह में, उन लोगों ने स्ट्राइक कर दी कि हम काम नहीं करेंगे, ठीक है, इस चीज की, और शॉप्स वगैरह बंद कर दिए गए, ठीक है। तो ये सब चीजें हो रही थी, है ना। सेकंड बात करते हैं, लोकल लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, जो भी लोकल लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और गांधी जी को दिल्ली घुसने से मना कर दिया। जो भी लोकल लीडर्स का मतलब जो लोग अपने अपने रीजन से, जो लोग भी इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। और गांधी जी को बोला गया कि दिल्ली जाने से रोक दिया गया, क्योंकि दिल्ली उस टाइम पे कैपिटल थी, ठीक है। और 10 अप्रैल 1919 की बात करते हैं, ये 6 अप्रैल की बात की थी जब शुरू हुआ था, ये 10 अप्रैल हो चुका है। 10 अप्रैल 1919 में क्या हुआ, पुलिस ने अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन था, मतलब लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, शांति से, उन पे अमृतसर में अटैक हो गया, ठीक है, मतलब फायरिंग करवा दी गई ब्रिटिश के द्वारा। अब यहाँ पे एक बहुत ही नोटेबल पॉइंट है कि ये जलियांवाला बाग मैसेकर नहीं है, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि जलियांवाला बाग मैसेकर यही है, 10 अप्रैल 1919 में हुआ था, बट नहीं, दिस इज नॉट जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। ये अटैक हुआ था बिल्कुल, ठीक है, थोड़ा मोड़ा सिमिलैरिटी है, बट ये वो नहीं है, ठीक है, मैं बताऊंगा क्या होता है। और क्या हुआ, अब इस चीज के बाद क्या हुआ ना, इस फायरिंग के बाद अमृतसर में मार्शल लॉ इंपोज हो गया। तो मार्शल लॉ क्या होता है, ठीक है, बेसिकली मार्शल लॉ वो सिस्टम है, वो टाइम है, वो सिचुएशन है जब आर्मी, मिलिट्री का कंट्रोल हो जाता है किसी रीजन पे। सपोज कीजिए स्टेट झारखंड है, स्टेट झारखंड में मार्शल लॉ इंपोज कर दिया गया, तो क्या होगा कि मिलिट्री जो है, हमारी इंडियन जो आर्मी है, वो कंट्रोल करेगी झारखंड रीजन को, वहां की गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी, वहां पे जो लोगों के पास राइट्स है वो डिसॉल्व हो जाएंगे, एक आध राइट लोगों के पास बचता है, राइट टू लाइफ वगैरह, ठीक है, वो बचता है, बाकी सब डिसॉल्व हो जाता है वहां पे, ठीक है। और पूरा कंट्रोल जो होता है वो मिलिट्री के हाथ में होता है, ठीक है। तो मार्शल लॉ उसको बोलते हैं, तो अमृतसर में मार्शल लॉ लग गया, ठीक है। ये चाहे तो पूरी कंट्री पे या चाहे तो किसी पर्टिकुलर रीजन, कंट्री किसी रीजन पे लग सकता है, ठीक है, ये मार्शल लॉ था। तो अमृतसर पे ये लग गया एंड द कमांड ऑफ द एरिया वाज गिवन टू जनरल डायर, और जनरल डायर को ये जो एरिया का जो कमांड था, अमृतसर का जो एरिया जो कमांड था वो जनरल डायर को दे दिया, क्योंकि जनरल डायर कौन था, आर्मी के चीफ थे, तो आर्मी के चीफ को ये मिलेगा, मार्शल लॉ इंपोज हो गया, तो जनरल डायर यहाँ पे आते हैं। जनरल डायर के आने के बाद जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, ठीक है। ये देखो 10 अप्रैल की डेट थी, ठीक है, अब देखना, तो 1 second guys, let's check one thing. ओके, सो इट्स गुड। तो अब बात करते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर की, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था हम लोग अब वो देखेंगे, ठीक है। देखो यार, बेसिकली क्या था कि 13 अप्रैल 1919 में एक बहुत लार्ज क्राउड था जो एक ग्राउंड में इकट्ठा हुआ था, ठीक है। जो जलियांवाला बाग में ग्राउंड है अमृतसर में, वहां पे एक लार्ज क्राउड इकट्ठा हुआ था पंजाब में। अब आप सोचोगे यार कि ये क्राउड अचानक से क्यों इकट्ठा हुआ, ठीक है, क्या मतलब था इकट्ठा होने का, क्यों, मतलब सुबह सुबह क्या हुआ कि सब चलते हैं इकट्ठा होने के लिए, ऐसा थोड़ी होता है। देखो यार, ये क्राउड बेसिकली, देखो कुछ लोग वहां पे गए थे प्रोटेस्ट के लिए, ठीक है, कुछ लोग वहां पीसफुल प्रोटेस्ट करने गए थे, जो भी अंग्रेजों का जो हुकूमत चल रहा था, जो भी गलत उनके पॉलिसीज थे उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट के लिए वहां पे गए थे बातचीत करने के लिए। और कुछ लोग वहां पे बैसाखी मेले के लिए गए थे।
हर साल बैसाखी मेला होता था, तो उस दिन भी बैसाखी मेला था, उसको अटेंड करने के लिए गए। जैसे हम लोग मेले जाते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ जो मेले होते हैं हम उसमें जाते हैं, वैसे ही वहाँ के लोग बैसाखी मेले को अटेंड करने के लिए गए थे, ठीक है, अपनी फैमिली या बच्चों के साथ। देखो वही चीज यहाँ लिखा है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि मार्शल लॉ 10 अप्रैल को मतलब कि लागू हो चुका है, क्योंकि आज भी अगर इंडिया में देखते हो कि कोविड में कर्फ्यू वगैरह लगा था, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि कर्फ्यू लगा हुआ है, क्योंकि वो उन्हें क्या है कि उन्हें वो न्यूज़ वगैरह नहीं देखते, या बहुत आइसोलेटेड रहते हैं, या फिर उतना ज़्यादा मतलब कि इंटरेक्ट नहीं करते हैं दुनिया से, तो उनको नहीं पता था। बट आसपास के लोगों ने, नेबर्स ने बताया कि हाँ ठीक है कर्फ्यू लगा हुआ है इस तरह से। तो यहाँ के भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता था मार्शल लॉ क्या है। उस टाइम तो इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ थी नहीं, ठीक है, और वहाँ पे इम्पोज है वो भी नहीं पता था इन लोगों को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, तो लोग भी बिना जाने चले गए, है ना। अब क्या हुआ, जनरल डायर ने क्या किया कि वो जब उनको पता चला कि कुछ लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह का प्लानिंग करने के लिए आए हैं, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी एग्जिट पॉइंट से मतलब जहां से भी बाहर निकला जा सकता था उस ग्राउंड से, उन सब एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक करवा दिया, बंद करवा दिया, ठीक है। और फिर अपने लोगों को ऑर्डर किया कि वो फायर कर दे उस पूरे क्राउड पे, जो क्राउड बीच में था उस पर पूरा फायर कर दिया जाए। तो गोलियों से उनको छल्ली कर दिया गया, और बहुत लगभग 100 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी वहां पे, उसमें बच्चे बूढ़े सब कोई थे, महिलाएं भी थी, सब कोई था, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब कि बहुत ही निंदा करने वाला एक मतलब कि एक्ट था, ठीक है, बहुत ही घटिया एक्ट था, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ कि ये न्यूज जो है वो आग की तरह फैल गई, क्योंकि न्यूज फैलेगी ही, ऐसा कुछ हुआ है तो, ठीक है सॉरी। और अब इसके कारण क्या हुआ कि लोगों में आक्रोश आ गया, लोग गुस्सा हो गए, ठीक है, इस चीज को देखकर, इस मतलब कि ब्रिटिश का ये चेहरा देखकर, ठीक है। तो लोग क्या किए कि पुलिस, जो जहां पे ब्रिटिश पुलिस दिख रही है उसके साथ क्लैश कर जा रहे हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल दिख रहे हैं क्लैश कर जा रहे हैं, लड़ने लग रहे हैं, ब्रिटिश के जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको उन पे हमला कर रहे हैं। तो हर जगह पे इस तरह से सिचुएशन देखने को मिली, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने भी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनमें रिस्पॉन्ड किया फोर्स के साथ, क्योंकि वो समझ गया कि अब इनको शांति से रोका जा नहीं सकता है। शांति, वो ऐसे भी शांति कहाँ था उनके पास, हमेशा फोर्स का इस्तेमाल करते थे। तो वो फोर्स के साथ इनको रोकने की कोशिश करते हैं। सत्याग्रही को, जो सत्याग्रही थे, जो लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों को बोला गया, मतलब फोर्स किया गया कि आप अपने नाक को जमीन पे रब कीजिए, ठीक है, और सलामी दीजिए। जो ऑफिशियल्स है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, उनको आप सलामी दीजिए, ठीक है। ये सब चीजें हो रही थी, जिससे देख सकते हो कितना खराब मतलब स्थिति था उस टाइम पे, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को भी इसमें बहुत ज्यादा बुरा लगा इस चीज से, और इसलिए उन्होंने अपना नाइटहुड का जो टाइटल था वो सिटीजन के द्वारा रिटर्न कर दिया, ठीक है। वो एक टाइटल मिला था नाइटहुड का, उस टाइम पे बहुत सारे टाइटल मिलते थे लोगों को, ठीक है, इनको भी मिला हुआ था, तो इन्होंने रिटर्न कर दिया, ठीक है, ऐसा मार्क ऑफ मतलब कि दिखाने के लिए, डिसरेस्पेक्ट उनको करने के लिए ब्रिटिश को, ठीक है, ये चीजें। सो अब आपको एक पिक्चर दिखेगी गाइस, देखो ये पिक्चर देख लो, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कैसे लोग खड़े हैं, ठीक है, मतलब कि सॉरी खड़े नहीं है, कैसे लोग वहां पे मतलब क्राउड इकट्ठा था, और वहां पे किस तरह से ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स उस पर फायर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ स्थिति थी वहां पे देखने को मिली थी। पूरा जो एरिया है वो मतलब ब्लड से मतलब पूरा हो गया था। एक मूवी है भगत सिंह की, जिसमें अजय देवगन सर काम कर रहे हैं, आप उसको देखना, आपको उसमें भी एक हल्की पिक्चर दिखाई देगी इसमें से करके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको देखने में, ठीक है। सो अब हम लोग बात करेंगे खिलाफत मूवमेंट की। देखो यार, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, सेंट्रल पावर्स हार गई थी, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब सेंट्रल पावर्स हार गई तो ओटोमन एम्पायर जो था उसका डिफीट हो गया था, ठीक है। ओटोमन एम्पायर सेंट्रल पावर में था, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि एक र्यूमर फैला। र्यूमर मतलब क्या होता है कि बातें नहीं फैलती है मार्केट में कि हाँ भाई ये हो गया मार्केट में, मतलब जो झूठ भी हो सकते, सब भी हो सकते, मतलब कुछ भी हो सकता है र्यूमर, ठीक है। तो बेसिकली र्यूमर फैला कि जो खलीफा है उन पे एक ट्रीटी इंपोज की जा रही है, ठीक है, एलाइज के द्वारा। अब ये खलीफा कौन है? खलीफा वो होते हैं, खलीफा का मतलब होता है स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लाम का जो वर्ल्ड होता है उसके जो स्पिरिचुअल हेड होते हैं उनको बोलते हैं खलीफा, ठीक है। और ओटोमन एम्पायर वाज अ इस्लामिक वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो खलीफा थे उनके ऊपर एक ट्रीटी ऐसे इंपोज की जा रही है, ऐसा र्यूमर फैला, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थे उनको बहुत मतलब परेशानी हुई इस चीज से, क्योंकि खलीफा उनके हेड है, मतलब कि स्पिरिचुअल हेड है, तो इनके ऊपर ऐसा कुछ इंपोज किया जा रहा, तो वो बहुत उनको मतलब परेशानी हुई इस चीज से। तो बेसिकली गांधी जी को समझ में आया कि ये एक मौका हो सकता है जहां मैं हिंदू मुस्लिम को यूनाइट कर सकता हूँ। जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिश फॉलो कर रही थी उसको मैं तोड़ सकता हूँ और हिंदू मुस्लिम को एक साथ जोड़ सकता हूँ इसके कारण। क्योंकि अब यहाँ से क्या हुआ कि इस चीज के करने से, इस ट्रीटी को इंपोज करने से
क्या हुआ कि ब्रिटिश भी मुस्लिम के एक बहुत बड़े दुश्मन बन गए, क्योंकि रिलीजन पे बात आ गई। ठीक है, इंडिया में रिलीजन बहुत स्ट्रांग चीज है बॉस, कोई भी रहे, कितना भी बड़ा रहे, रिलीजन से बड़ा कोई नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे, और इसलिए रिलीजन बहुत ही स्ट्रांग रोल प्ले करता है। ठीक है, तो गांधी जी ने सोचा कि अब ये भी मतलब इनके लिए भी ब्रिटिश जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब एक एनिमी बन चुके हैं, तो ये एक मूवमेंट हो सकता है कि दोनों को यूनाइट किया जा सके, मतलब हमारे लोगों को यूनाइट किया जा सके। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देखेंगे खिलाफत मूवमेंट में कि आगे क्या क्या होता है। देखो, खिलाफत कमेटी बनाई गई, पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नोट करते जाना। खिलाफत कमेटी बनाई गई, कहां पे बनाई गई? बॉम्बे में बनाई गई। ठीक है, नोट करना, खिलाफत कमेटी को पेज के बीच में लिख के चारों तरफ से आप एरो देके लिखते जाओ। ठीक है, आपको समझ में, आपको ताकि आप बार बार उसको रिवाइज कर सकोगे, एक पेज में कोई दिक्कत नहीं लिखने में। उसके जो लीडरशिप सॉरी, इसकी लीडरशिप कौन कौन थे? मौलाना आजाद थे, हकीम अजमल खान थे, हसरत मोहानी थे। नोट करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें मैं बता रहा हूं बार बार आपको। ठीक है, और कुछ मुस्लिम लीडर थे जैसे मोहम्मद अली और शौकत अली, ये गांधी जी के साथ डिस्कस कर रहे थे कि कैसे यूनाइटेड मास एक्शन हो सकता है खिलाफत इशू के अगेंस्ट में। ठीक है, और गांधी जी भी इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखे कि हिंदू मुस्लिम को यूनाइट हम लोग यहां से कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ओके। सो यहां पे गांधी जी को भी एक मौका मिला कि वो हिंदू मुस्लिम को यूनाइट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये उनको यहां पे समझ में आया। ठीक है, कांग्रेस हैड पास्ड, देखो, कांग्रेस हैड पास्ड द रेजोल्यूशन इन कैलकाटा सेशन। देखो, अब ये जो खिलाफत कमेटी का जो सिस्टम था, ये जो था, ठीक है, वो कहां पास हुआ था? कैलकाटा सेशन में पास हुआ था। कब? सितंबर 1920 में। ठीक है, 1920 में पास हुआ था, और यहीं पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत। ठीक है, एज वेल एज स्वराज। स्वराज और खिलाफत, स्वराज का मतलब होता है इंडिपेंडेंस। ठीक है, और खिलाफत जो मैंने आपको बताया, तो उसके सपोर्ट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, अब देखो, यहां से खिलाफत को भी सपोर्ट किया जा रहा था, तो मुस्लिम साथ दे रहे थे। स्वराज तो सबको चाहिए था, पूरे इंडियन को चाहिए था, क्योंकि इंडिपेंडेंस किसको नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने का एक मौका मिल गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब देखते हैं तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया? तो 1920 में, सितंबर में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहां आता है कि क्या नीड था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, क्यों चाहिए था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, देखो, गांधी जी की एक फेमस बुक है, उसमें उसका नाम है हिंद स्वराज, क्योंकि उन्होंने 1909 में आई थी। ठीक है, उसमें उन्होंने ये बताया कि ब्रिटिश रूल इंडिया में आया क्योंकि इंडियंस ने ही ब्रिटिश को हेल्प किया। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है, जब आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ब्रिटिश जब यहाँ आए थे इनके पास कुछ नहीं था, एक मुट्ठी भर की कंपनी ने पूरे भारत पे कब्जा किया। ठीक है, पूरे भारत के बड़े बड़े एम्पायर, मराठा एम्पायर, ठीक है, इन सब एम्पायर्स को मतलब कि खत्म कर दिया, मुगल एम्पायर खत्म कर दिया। ठीक है, टीपू सुल्तान जैसे मतलब योद्धाओं को हरा दिया। ठीक है, कैसे हराया? ये सब हुआ इंडियंस की हेल्प से। हम भारतीयों ने ही उनकी कहीं ना कहीं हेल्प की इन सब चीजों में। हमने बहुत बार इंडियंस ने अपने अपने बहुत सारे जो रीजन्स थे, जो स्टेट्स थे, उन्होंने अपने अपने फायदे के लिए ब्रिटिश को सपोर्ट कर दिया, किसी अपने ही इंडियन किसी नेबर को हराने के लिए। ठीक है, और इस तरह से ब्रिटिश जो है वो बड़े बनते गए। तो उन्होंने सही कहा कि ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हुआ इंडिया में क्योंकि इंडियंस ने ही उनको कोऑपरेट किया। ठीक है, ये चीज तो उनका सीधा मानना था कि अब अगर ब्रिटिश को हटाना है तो कोऑपरेशन खत्म करना पड़ेगा। हमने सपोर्ट किया तो वो बने हैं, तो हमारे बिना सपोर्ट किए तो वो हट भी सकते हैं। तो ये गांधी जी का आइडिया था। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया कांग्रेस के द्वारा। कहां पे? नागपुर कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, याद रखना, नागपुर कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1920 में हुआ था। वो कैलकाटा सेशन था, ये नागपुर कॉन्फ्रेंस है, ये 1920 में हुआ था, और ये महात्मा गांधी की लीडरशिप के अंदर हुआ था। ठीक है, सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जहां नहीं समझ में आ रहा है, चिंता करने की बात नहीं है, एग्जाम में टाइम है, कमेंट डाउन करो, मैं नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट लाऊंगा उसमें मैं फिर से इंक्लूड कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। तो महात्मा गांधी ने प्रपोज किया कुछ स्ट्रैटेजी कि वो इंप्लीमेंट करें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब देखो, कोई मूवमेंट चलाना है तो उसकी कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें 1857 के रिवोल्ट की, तो कहा जाता है कि इंडिया का पहला नेशनल रिवोल्ट था वो। ठीक है, नेशनल रिवोल्ट था, लेकिन वो उसके फेलियर का एक बहुत बड़ा रीजन था कि उसमें स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी, वो स्पॉन्टेनियस एक्शन था। ठीक है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, कोई प्लान नहीं था। प्लानिंग से ही कोई मूवमेंट को आप सक्सेसफुल बना सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बताई गांधी जी ने, ठीक है, जो कि अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है गांधी जी की।
ठीक है। पहली बात उन्होंने कहा कि मूवमेंट जो है वो बिगिन होगा कैसे, जिनको भी टाइटल्स मिले हुए वो अपना टाइटल सरेंडर करेंगे, जिनको भी ऑनर्स मिले हैं वो अपना ऑनर्स सरेंडर करेंगे, जिनको भी ऑनररी पोस्ट जो है पीपल के वो उसको सरेंडर करेंगे, ठीक है। ये चीजें कही गई। दूसरी बात बोली गई कि मूवमेंट वुड बाइकॉट सिविल सर्विसेज, ठीक है। इस मूवमेंट के द्वारा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के द्वारा सिविल सर्विस को बॉयकॉट किया जाएगा, आर्मी को बॉयकॉट किया जाएगा, पुलिस को, ब्रिटिश कोर्ट्स को, मतलब ब्रिटिश से रिलेटेड जितने भी चीजें सबको बॉयकॉट, गुड्स हो गए, ऑफिस हो गए, स्कूल्स हो गई, असेंबलीज हो गई, कोर्ट्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, ठीक है, ब्रिटिश डिपार्टमेंट्स हो गए, सब चीज को बॉयकॉट किया जाएगा, ये कहा गया इस मूवमेंट में, ठीक है। पूरा फुल बॉयकॉट, कंप्लीट बॉयकॉट, ठीक है। ब्रिटिश गुड्स को इंडियन गुड्स मतलब डोमेस्टिक गुड्स से रिप्लेस किया जाए, ठीक है। सॉरी, अब देखो यार, ब्रिटिश गुड्स को हम लोग यूज करते थे तो उसके कारण क्या होने लगा था कि इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी वो कोलैप्स कर रही थी, इंडियन इंडस्ट्रीज का काम खराब हो रहा था, कॉटन इंडस्ट्रीज गिर रही थी, काम नहीं कर पा रही थी, लोग अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, क्योंकि हमारी इंडियन फैक्ट्रीज काम नहीं करेंगी तो इंडियन फैक्ट्री में लोग जा रहे हैं उनको पैसे कहां से मिलेंगे, वो तो काम नहीं कर पाएंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी। तो देखो कनेक्ट, हर चीज को कनेक्ट करने का ट्राई क्या करो सोशल स्टडीज में, ठीक है, हिस्ट्री में बेसिकली ये कैसे कैसे क्या चीज हो रही थी, ब्रिटिश गुड्स का यूज करने से क्या क्या हो सकता था, ठीक है। हमारी चीजें नहीं बिक रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही थी, सामान वैसे के वैसे रह जा रहा था, ठीक है, ये सब चीजें हो रही थी। तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिश गुड्स को हम लोग डोमेस्टिक गुड्स से रिप्लेस करेंगे, यानी स्वदेशी, इसी को बोला गया स्वदेशी गुड्स यूज करेंगे, ताकि हम लोग अपनी जो नेटिव कॉटेज इंडस्ट्री मतलब जो हमारी अपनी कॉटेज इंडस्ट्री है उसको हम लोग सपोर्ट कर सके, ठीक है, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट सप्रेस करती है, ऐसा कहा गया, अगर गवर्नमेंट हमें सप्रेस करती है तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, इसमें और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या डिफरेंस है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा, चिंता करने की बात नहीं, ठीक है। अब आता है कि टाउन्स में किस तरह का मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। देखो टाउन्स में और कंट्री साइड की बात करें, कंट्री साइड का मतलब होता है जो गांव देहात के इलाके होते हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। तो टाउन्स में और कंट्री साइड में क्या था ना कि टाउन्स की एस्पिरेशन अलग होती है, कंट्री साइड की एस्पिरेशन अलग होती है। एस्पिरेशन का मतलब चाहत, ठीक है। टाउन के लोगों की आइडियोलॉजी अलग होती है, वो अलग सोचते हैं, गांव के लोग जो है उनका अलग थोड़ा मानना है, ठीक है, हर चीज में, और उनकी नीड अलग होती है गांव के लोगों की, और शहर के लोगों की नीड अलग होती है, ठीक है, इस तरह से चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अलग चीजें होती है, वहां अलग चीजें होती है। देखो टाउन्स में क्या हो रहा था कि स्टूडेंट और टीचर वगैरह जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल, यानी जिस भी स्कूल कॉलेज पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था उनको वो लोग छोड़ दिए, ठीक है, वो लोग लीव कर दिए, और लॉयर्स भी कोर्ट छोड़ दिए, बोले मैं काम नहीं करेंगे, ठीक है, ये सब चीजें। दूसरी चीज, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया, बोला गया कि फॉरेन गुड्स हम लोग यूज नहीं करेंगे, जैसे आज हम करते हैं चाइनीज प्रोडक्ट के साथ, हम अगर मार्केट जाते हैं तो हम चाइनीज प्रोडक्ट लेने की कम से कम कोशिश करते हैं, अगर इंडियन प्रोडक्ट अवेलेबल है तो हम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेकिन दिक्कत आती है कि चाइनीज प्रोडक्ट सस्ते होते हैं, इंडियन प्रोडक्ट महंगे होते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज, इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें भी सेम चीज यही हुई कि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया जा रहा था, लेकिन इंडियन गुड्स बहुत एक्सपेंसिव हो जा रहे थे इन कंपैरिजन टू फॉरेन गुड्स, इसलिए बाद में ये थोड़ा मोड़ा फेलियर आपको दिखाई देता है इसमें, ठीक है। और वही चीज आज भी होती है कि चाइनीज गुड्स सस्ते होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग क्या करेंगे, तो वो लोग उसको फिर भी ले लेते हैं, ठीक है। बट अगर आप मतलब कि उसको बॉयकॉट कर सकते हो तो आप बॉयकॉट करो, गो फॉर इंडियन गुड्स, ठीक है, वो ज्यादा अच्छे हैं, उनको ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो मर्चेंट्स थे और ट्रेडर्स थे। मर्चेंट्स ट्रेडर्स का काम क्या था यार कि यहाँ से कपड़ा वगैरह जो भी कुछ सेल परचेज होता है, इनलैंड ट्रेड हो गया, ठीक है, या फिर इंटर कंट्री जो हो गया वो सब होता है। तो उन सब चीजों में क्या था कि उन्होंने कहा कि फॉरेन गुड्स को हम नहीं बेचेंगे, ना बेचेंगे ना खरीदेंगे, सिंपल सी बात, ठीक है, और ना फाइनेंस करेंगे फॉरेन ट्रेड को जो फाइनेंस करते थे वो भी हम नहीं करेंगे, ठीक है, हम ये सब चीज नहीं करेंगे। तो ये चीज बात हुई, और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जाहिर सी बात है अब जब फॉरेन गुड्स आ नहीं रहे तो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, उनकी सेल अच्छी होगी, हैंडलूम्स की जो इंडस्ट्री थी वो ग्रो करेगी, तो ये सब चीजें ग्रो करने लगी, ठीक है। बहुत ही इजी चीज है, समझ रहे होगे, मैं आपको बिल्कुल कहानी की तरह समझा रहा हूँ ये सब चीजें, बिल्कुल इमेजिन करते जाओ और आपके माइंड में सब चीज क्लियर होती जाएगी, ठीक है। लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया, ठीक है। लिकर शॉप्स का मतलब क्या होता है, शराब की दुकानें, ठीक है। अब पिकेटिंग का मतलब क्या होता है यार, देखो सपोज करो ये एक दुकान है, ठीक है, और इस दुकान के सामने क्या करते हैं कि मतलब लोग जो थे वो बैठ जाते थे, पूरा दुकान को मतलब एंट्रेंस है उसको ब्लॉक कर देते थे क्योंकि कोई दुकान में आ ना पाए, उसको बोलते हैं पिकेटिंग। और ज्यादातर ये जो पिकेटिंग है ये महिलाएं करती थी, ठीक है। उसके बाद बात करें
तो काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया गया, जो इलेक्शंस होते थे काउंसिल के उसको बॉयकॉट किया गया बहुत सारे प्रोविंसेस में, और ज्यादातर बोला गया कि मद्रास में, ठीक है, मतलब मद्रास को छोड़ के सारे प्रोविंसेस में, मैक्सिमम प्रोविंसेस को इसको बॉयकॉट किया गया, ठीक है। तो ये था वहां का जो कि हमने बताया टाउन का। अब बात करते हैं कंट्री साइड में क्या हो रहा था, ठीक है। तो देखो सिटीज से धन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कंट्री साइड में फैलता है, ठीक है। जब सिटीज में धन कॉर्पोरेशन मूवमेंट अच्छी तरह से हो गया तो धीरे धीरे करके वहां के लोगों से कंट्री साइड में फैलने लगा, ठीक है। देखो अब हम लोग बात करेंगे पीजेंट मूवमेंट अवध का। अवध में पीजेंट मूवमेंट चल रहा था, तो वो कैसे चल रहा था, ठीक है। पीजेंट का मतलब होता है फार्मर, वहां फार्मर का मूवमेंट हुआ था अवध में, वो कैसा था देखो सॉरी। पीजेंट मूवमेंट डेवलप्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र, ठीक है। अवध में जो पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो बाबा रामचंद्र के लीडरशिप के अंदर हुआ, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबा रामचंद्र, ठीक है। किसके लीडरशिप में हुआ था, बाबा रामचंद्र के। बाबा रामचंद्र यार बेसिकली एक सन्यासी थे। सन्यासी मतलब ऐसे इंसान जिनका फैमिली से कोई रिलेशन, मतलब सब कुछ वो छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, ठीक है। वो सब डिजायर सबको त्याग करके वो मतलब अपना जो शांति का जीवन व्यतीत करने से रहता है उनको बोलते हैं सन्यासी, ठीक है। और वो एक बार वो फीजी गए थे, फीजी एक जगह है, फीजी आइलैंड है, ठीक है, वहां पे गए थे एज एन इंडेंचर्ड लेबर। अब यहाँ पे एक लाइन आती है इंडेंचर्ड लेबर, ये क्या होता है देखो। बेसिकली क्या था ना कि ब्रिटिश के टाइम पे प्लांटेशन वर्कर्स को और भी बहुत मतलब लोगों को क्या कहता था कि बॉन्डिंग लेबर, मतलब कि कुछ जबरदस्ती जबरन उठा के दूसरे देशों में ले जाते थे काम करने के लिए, ठीक है। क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन अच्छी थी, यहाँ पे लोग बहुत थे, तो उठा के यहाँ से ले जाया जाता था काम करने के लिए, और वो पढ़े लिखे भी नहीं थे तो उनको कुछ आता नहीं था, ठीक है। तो जबरदस्ती इनको ले जाया जाता, उनको कहते हैं इंडेंचर्ड लेबर यानी बॉन्डेड लेबर, ठीक है। बहुत कम पैसे दिए जाते थे इस चीज के लिए, ठीक है। ये चीज थी। पीजेंट मूवमेंट का डिमांड क्या थी वो देखते हैं। कोई भी मूवमेंट होता है तो उसका डिमांड होता है। तो इसकी डिमांड क्या थी, इनकी डिमांड थी कि रेवेन्यू जो है, जो हमसे टैक्सेस लिए जाते हैं उसको कम किया जाए, रिडक्शन हो रेवेन्यू में, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ बेगर, देखो बेगर यहाँ पे तो भीख मांगने वाला जो होता है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ बेसिकली यहाँ बेगर का मतलब है बेगर लेबर। बेगर लेबर का मतलब है कि लेबर्स को जबरदस्ती काम करवाया जाता था बहुत कम वेजेस पे, ठीक है, बहुत कम वेजेस पे, उसी के लैंड पे। आप ही की जमीन है, आपसे काम करवाया जा रहा है, कोई और करवा रहा है तीसरा बंदा, और आप ही को पैसे दे रहा है, वो भी बहुत कम, इतना कम कि उसमें आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसको बोलते थे बेगर लेबर। तो एबॉलिशन ऑफ बेगर लेबर बोला गया कि यहाँ पे उसको अबॉलिश किया जाए, और कहा गया इस मूवमेंट में कि हम लोग सोशल बॉयकॉट करेंगे ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स और जो जमींदार थे बहुत बड़े दिक्कत थे उस टाइम के, ठीक है। वो लोग बहुत ज्यादा परेशान करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे पीजेंट्स को, बहुत ज्यादा उनसे टैक्सेस वसूल करते थे, ठीक है। तो ये सब चीजें होती थी, तो उनको बोलेंगे हम लोग उनको बॉयकॉट करेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, ठीक है। ये सब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का पार्ट है, ठीक है। ये लोग भी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को फॉलो करें, बट इनका आइडिया ऑफ इंटरप्रिटेशन अलग था। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का प्रॉब्लम ये था कि उसका कोई पर्टिकुलर डिफिनेशन नहीं था कि वो क्या है, ठीक है। तो सब कोई जितने भी लोग थे वो अपने आप मतलब अपना खुद का इंटरप्रिटेशन लगाते हैं। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का मतलब मेरे स्टाइल में ये है, मेरे स्टाइल में ये है, ठीक है। ये चीजें हो रही थी। जैसे अगर बात करें डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट के बारे में मैं कुछ अलग सोचता हूँ, आपकी सोच कुछ अलग होगी, आपकी सोच कुछ अलग होगी। कुछ बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन अच्छा है, कुछ बोलते हैं कि गवर्नमेंट के हाथ में है चीज तो ज्यादा अच्छा है। तो सबकी सोच अलग अलग है, इंटरप्रिटेशन अलग अलग है, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पे हुई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि नाई धोबी सॉरी उसके बाद क्या हुआ कि नाई धोबी बंद शुरू किया गया। देखो लोकल लैंग्वेज में सैलून में जो काम करते हैं, जो लोग जो हेयर कटिंग करते हैं उनको नाई बोलते हैं, और धोबी का मतलब होता है जो कपड़े वगैरह धोते हैं, लॉन्ड्री का काम करते हैं, ठीक है। तो पंचायत ने कहा कि नाई धोबी की जो सर्विसेज है वो लैंडलॉर्ड्स को नहीं दी जाएगी, ठीक है। देखो नाई धोबी ऐसी सर्विसेज है जो सबको चाहिए होती है, अंबानी से लेकर आपको तक, ठीक है, तो सबको चाहिए होती है। तो नाई धोबी की बड़ी सर्विसेज सब इनको लैंडलॉर्ड्स को नहीं दी जाएगी, मतलब इनके बाल वाल काटने वगैरह कोई नहीं जाएगा, या फिर इनकी लॉन्ड्री सर्विस के लिए कोई नहीं जाएगा, ठीक है। तो ताकि उन लोगों को परेशान किया जा सके, ये चीज के लिए इसको शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये सब हो रहा था अवध में, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। अक्टूबर 1920 में ओल्ड किसान सभा बनाई गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसको हेड कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, बाबा रामचंद्र इसको हेड कर रहे थे, ये दोनों, ठीक है। 1920 में बनाई गई थी, अक्टूबर में, मंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट याद रखो, 1920 में हुआ था, ठीक है। और एक मंथ के अंदर, एक महीने के अंदर 300 से ज्यादा ब्रांचेस इसकी ओपन हो चुकी थी, ठीक है, आसपास के विलेजेस वाले रीजन में, ठीक है। 300 से ज्यादा ब्रांचेस उसकी सभा की बन चुकी थी, ठीक है। और देखो जैसे जैसे पीजेंट मूवमेंट स्प्रेड हो रहा था, जैसे जैसे जो मूवमेंट था वो फैल रहा था, जो हाउसेस थे तालुकदार्स के, तालुकदार्स का मतलब इंडियन लैंड होल्डर्स,
वो मतलब वो लोग जो लैंड होल्डिंग करते हैं, तालुकदार उनको बोलते हैं, ठीक है। तो उनके उनके हाउसेस को और मर्चेंट्स के हाउसेस को अटैक कर दिया जा रहा था, ठीक है। सॉरी। अब देखो यहाँ क्या था यार, लोग जो थे ना वो लोग परेशान हो गए थे इनके एक्सप्लॉयटेशन से, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, जब वो लोग सोए रहते थे रात में, तो इन लोग के घर जाके जो तालुकदार थे, जो मतलब पीजर्स थे, वो तालुकदार लोग को घर के पास जाके घर को जला देते थे या घर को तबाह कर देते थे। बेसिकली जलाते ही थे। क्यों जलाते थे? इन लोगों को मारने का इरादा नहीं था उनका, ठीक है। लोग मारने के लिए जलाते थे, ठीक है। ये लोग चाहते थे कि जो भी रिकॉर्ड बुक्स है तालुकदार की वो जल जाए, ठीक है। जो रिकॉर्ड बुक्स है उसमें वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि कितना पैसा लेना है, ठीक है, किसको कितनी जमीन दी है, किसका कितना उधार बाकी है, ये सब जो रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करते थे, ये तालुकदार हो गए, मर्चेंट हो गए, इन सब के रिकॉर्ड्स को जलाना उनका मेन मोटिव रहता था, ताकि इनको एक्सप्लॉइट ना किया जा सके, ठीक है। जो भी बच्चे कुछ पैसे इनको पीजेंट्स को ना देने पड़े, ठीक है, ये सब चीजें करने के लिए होता था। इनका मोटिव किसी को मारना नहीं था, ठीक है, ये चीजें। उसके बाद फिर बाजार को लूटा जाने लगा पीजेंट्स के द्वारा, ठीक है। ग्रेन होर्ड्स वे टेकन ओवर, ठीक है। ग्रेन की होर्डिंग करने लगे, जो उगाते थे उसकी होर्डिंग करने लगे, मार्केट में खाना नहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें ये लोग कर रहे थे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर में, ठीक है। अब देखो, अब ट्राइबल मूवमेंट होता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। वो पीजेंट मूवमेंट था, यहाँ ट्राइबल मूवमेंट होता है, ट्राइब्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड आइडिया ऑफ स्वराज। ये अपने वे में उसको इंटरप्रेट करते हैं कि स्वराज का मतलब क्या है और महात्मा गांधी का जो मैसेज है उसका मतलब क्या है, ठीक है। देखो, आंध्र प्रदेश में गोंडेम हिल्स है, ठीक है। वहां पे गोंडेम हिल्स में मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट को स्प्रेड किया गया। मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट क्या होता है? देखो, गोरिल्ला मूवमेंट का मतलब होता है, गोरिल्ला वॉरफेयर मतलब होता है कि सपोज करो कोई बड़ी आर्मी बीच में से जा रही है रास्ते में से, तो लोग क्या करते हैं, चारों तरफ छुप जाते हैं और अचानक से मौका देके हमला कर देते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं गोरिल्ला मूवमेंट, ठीक है। तो मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट को स्प्रेड किया गया, ठीक है, क्योंकि ये पहाड़ी लोग थे, ट्राइबल लोग थे, ठीक है। अर्ली 1920 में अंडर द लीडरशिप ऑफ अलूरी सीताराम राजू, इसके लीडर कौन थे? अलूरी सीताराम राजू, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। राजू ने लोगों को कन्विंस किया कि लोग खादी पहने, जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि स्वदेशी अपनाए, तो इन्होंने कहा कि हम लोग खादी पहनेंगे और गिव अप ड्रिंकिंग, शराब वगैरह को मतलब त्यागेंगे, हम लोग छोड़ेंगे उसको, जैसे गांधी जी ने कहा था, ठीक है। गांधीन फिलोसफी है, गांधीन आइडिया है कि शराब वगैरह नहीं पीनी चाहिए, ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए, तो ये भी उन्हीं का आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे थे, ठीक है। गुडेम रेबल्स, मतलब गुडेम हिल्स पर रहने वाले जो लोग थे उनको गुडेम रेबल बोलते हैं। तो वो लोग ने पुलिस स्टेशन को अटैक किया, ठीक है, ट्राई किया कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारे, ठीक है। यहाँ पे ये लोग ट्राई करते हैं कि ब्रिटिश ऑफिसर को किल करे, ठीक है। और गोरिल्ला वॉरफेयर को कैरी किया फॉर अचीविंग स्वराज, मतलब इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे हो रही थी, ठीक है। तो देख सकते हो कि किस तरह से एक नॉन वायलेंट मूवमेंट एक वायलेंट मूवमेंट की तरफ बढ़ रहा था। देखो यहाँ पे अटैक होना शुरू हो गया था, उसमें भी मैंने बताया पीजेंट मूवमेंट में कि क्या बोलते हैं, अटैक वगैरह, बाजार लूटपाट शुरू हो गया था, ठीक है। तो किस तरह से एक नॉन वायलेंट मूवमेंट जो था, पीसफुल मूवमेंट, वो एक वायलेंट मूवमेंट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। ये क्यों मैं बता रहा हूँ उसके मैं बताऊंगा आगे आपको, ठीक है। देखो, देखते रहो बस। राजू को बाद में कैप्चर कर लिया जाता है और 1924 में एग्जीक्यूट मतलब मार दिया जाता है, ठीक है। और वो बाद में वो एक फोक हीरो बन जाता है। जाहिर सी बात है, इतने अच्छे लीडर थे, ठीक है, सबको एक साथ लेके चल रहे थे, तो वो बाद में एक फोक हीरो बन जाते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कि प्लांटेशन में, जहां पे प्लांटेशन होती थी, ठीक है, वहां पे स्वराज कैसे आया, वहां पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का जो आइडिया है वो कैसे पहुंचा, किस तरह से वहां उसका इफेक्ट पड़ा। देखो, इंडियन इमिग्रेशन एक्ट आया था, कब आया था? 1859 में, ठीक है। 1859 में इंडियन इमिग्रेशन एक्ट आया था, ठीक है। सो इसमें क्या था ना यार कि प्लांटेशन वर्कर्स को मतलब परमिट नहीं किया गया था कि वो अपना जो टी गार्डन है उसको लीव करें, ठीक है। मतलब जैसे आप अगर काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप उस काम करने वाले मतलब जो प्लांटेशन था, ठीक है, उसको आप छोड़ के जा नहीं सकते अगर आप वहां पे काम करते हो, ठीक है। ये चीजें कही गई थी इंडियन इमिग्रेशन एक्ट में, जो 1859 में आया था, बिना परमिशन के, ठीक है। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का आइडिया यहां तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। और जब ये न्यूज फैलती है कि हर जगह नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा है, स्प्रेड हो गया, तो वो जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया, अपनी नौकरियां छोड़ दी, जॉब छोड़ा और अपने घर की तरफ प्लांटेशन फील्ड थी, गार्डन था, टी गार्डन, उसको छोड़ के अपने घर तरफ निकल जाते हैं एज अ मतलब दिखाने के लिए कि हम भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी ब्रिटिश के अगेंस्ट में है, ठीक है। ये चीज करने के लिए हम भी अब बंद के नहीं रहेंगे, ठीक, ये चीजें कही गई, ठीक है। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब आया था इंडियन इमिग्रेशन एक्ट और इसमें क्या कहा गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब एक चेक पॉइंट हमने लिया है, ठीक है। यहां पे देखो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। जालियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था, आपको याद करना है, 1990 या 1940, ठीक है। कमेंट करो जल्दी आपका आंसर क्या है उसके बारे में, ठीक है।
गांधी जी के साथ खिलाफत मूवमेंट के मेन लीडर्स कौन कौन थे, मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट है, आपने अगर नोट किया है तो आंसर करो, क्या नोट किया है, ठीक है, उसको देख के ही बताओ, लेकिन बताओ, ठीक है। डैश सभा वॉज हेल्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र, ठीक, कौन सी सभा में जवाहरलाल नेहरू भी थे और रामचंद्र भी थे। देखो ये पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू का नाम दिया है, तो आपको याद रखना है कि कौन ये बाबा रामचंद्र किस चीज से एसोसिएटेड थे, किसमें थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र दोनों किस चीज में एसोसिएटेड थे, तो कोई ऐसे याद रखना पड़ेगा, तब याद होगा। तो यहाँ पे उद किसान सभा मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। हु वॉज अदूरी सीताराम राजू, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश के ट्राइबल जो रिवोल्ट था, मतलब मूवमेंट था, उसमें अदूरी सीताराम राजू जो थे वो लीडर थे, तो ऐसे याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट कब आया था, तो इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट मैंने आपको बताया 1859 में आया था, ठीक है, अभी जस्ट, तो इस तरह से आपको याद होनी चाहिए चीजें, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं सिविल डिसोबीडियंस की तरफ। तो गांधी जी ने कहा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद, ठीक है। अगर गवर्नमेंट सप्रेशन यूज करती है, अगर गवर्नमेंट जबरन मतलब हमें सप्रेस करने की कोशिश करती है, तो हम इंडियन इमिग्रेशन एक्ट को मतलब सॉरी तब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे, ऐसा कहा था गांधी जी ने, ठीक है। तो देखो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करेंगे, क्योंकि उनको लगा कि ये मूवमेंट जो है वॉयलेंट हो रहा है। मैंने आपको बताया कि एक पीसफुल मूवमेंट कैसे नॉन वॉयलेंट बनता जा रहा था धीरे धीरे करके, मैंने आपको समझाया ये चीज, ठीक है। अब ये तो हो गया रीजन, ठीक है। इसका इंस्टेंट रीजन क्या था, क्यों अचानक गांधी जी ने सोचा 1922 में, ये देखो ये है चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। चौरी चौरा इंसिडेंट क्या है कि चौरी चौरा जो एक जगह है वो कि गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश के, यूनाइटेड प्रोविंस लिखा है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है शायद, और यहाँ पे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। चौरी चौरा में बेसिकली एक पुलिस स्टेशन था, जहां पे लोगों ने क्या किया कि आक्रोश में गुस्से में आकर वो पुलिस स्टेशन ही पूरा जला दिया, ठीक है। और पुलिस स्टेशन में करीबन 30 से 31 पुलिसमैन थे जो मर गए, ठीक है, जलकर, ठीक है। तो इसके कारण गांधी जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि एक नॉन वायलेंट मतलब एक वायलेंट इतना ज्यादा वायलेंट हो गया ये चीज, ठीक है, मूवमेंट। तो उन्होंने कहा कि हम इसको विड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये कब हुआ था, 4 फरवरी हाँ ये 4 फरवरी 1922 में हुआ था, ठीक है। डेट याद रखना, डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंट व्यूज विद कांग्रेस। अब देखो कांग्रेस पार्टी उस टाइम पे रूल कर रही थी और कांग्रेस के अंदर ही डिफरेंट व्यूज थे, मतलब मान लो 4 लोगों की पार्टी है, 2 लोग कुछ और सोच रहे हैं, 2 लोग कुछ और सोच रहे हैं, ठीक है। हो क्या रहा था, देखो हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक इंडियंस क्या कर रहे थे कि ब्रिटिश का मान लो ये ब्रिटिश का मान लो ये काउंसिल है, ठीक है। तो ब्रिटिश का मान लो ये काउंसिल है, ठीक है। और अभी तक इंडियंस क्या कर रहे थे कि बाहर से मतलब कि मूवमेंट वगैरह लॉन्च कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे कि हम लोग इंडिपेंडेंस मिल जाए, ठीक है, ऐसे करके, और ये ब्रिटिश का काउंसिल है। तो कुछ कांग्रेस के नेताओं ने कहा, ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग चलते हैं ब्रिटिश के काउंसिल में, ठीक है, मतलब हम लोग इलेक्शंस में पार्ट लेते हैं, इलेक्ट होते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट में हिस्सा बनते हैं, ब्रिटिश काउंसिल में बैठ के अपनी बातें रखते हैं और उनके जो पॉलिसीज है उनको हम लोग वहां पे अपोज करते हैं काउंसिल के अंदर, बाहर से नहीं, क्योंकि बाहर से कुछ फायदा नहीं हो रहा है, उनका यह मानना था, ठीक है। तो देखो यही चीज लिखी हुई है, वो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, ठीक है, और उनको लगता था कि ब्रिटिश पॉलिसीज को काउंसिल में रह के हम लोग को मतलब कि अपोज करना चाहिए। अब यहाँ पे CR दास थे और मोतीलाल नेहरू थे, ये 2 पर्सनालिटीज थे जिन्होंने स्वराज पार्टी की घटना की, ठीक है, इन्होंने बनाया स्वराज पार्टी को, और जो ये कांग्रेस के अंदर बनाया गया, ठीक है, आर्ग्यू फॉर रिटर्न काउंसिल, मतलब काउंसिल में जाने के लिए, ठीक है, इन्होंने अलग से एक छोटी सी पार्टी बनी, सब पार्टी बोल सकते हैं हम लोग, स्वराज पार्टी, किसने, CR दास ने, मोतीलाल नेहरू में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था उसके बारे में। अब बात करते हैं साइमन कमीशन के बारे में। देखो यार, मीनवाइल जब इंडिया में ये सब चीजें चल रही हैं, ये सब चीजें इंडिया में चल रही है, ब्रिटिश ने एक कमीशन को इंडिया भेजा, ठीक है, ब्रिटिश ने एक कमीशन को इंडिया भेजा, ठीक है। क्यों भेजा, कैसे भेजा, वो देखते हैं। सो बेसिकली साइमन कमीशन जॉन साइमन के नाम पे पड़ा, जॉन साइमन उसके एक मेंबर थे जो उस कमीशन में आए थे। इस कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि रिव्यू करे फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इन इंडिया, जो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम चल रहा है उसको उसका रिव्यू करने के लिए, और क्या चेंजेस की जरूरत है इंडियन सिस्टम में उसको बताने के लिए, ठीक है, एडवाइस करने के लिए। तो मतलब बेसिकली निरीक्षण के लिए भेजा गया, ठीक है। ये लोग इन लोगों का काम था कि आके चेक करें कि सिस्टम कैसा चल रहा है और कुछ अगर दिक्कत है तो उसको चेंज करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सब चीज बताने के लिए इनको भेजा गया था। लेकिन इंडियंस ने इसका अपोज किया। क्यों किया? क्योंकि आप इंडियन
कुछ मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चेंजेस में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, सिस्टम को देखने आए हो, लेकिन इसमें कोई इंडियंस है ही नहीं, आपको कैसे समझ आएगा कि ये चीज इंडिया के लिए सही है या गलत है? ठीक है, सपोज करो कल को आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में रहते हो, यूनियन टेरिटरी में रहते हो, वहां से आप किसी दूसरे स्टेट में चले जाओ जहां पहले कभी नहीं गए हो, जहाँ का कल्चर अलग है, डाइवर्सिटी है अलग है, वहां आप चले जाते हो, ठीक है, मतलब डाइवर्सिटी है, वहां आप चले जाते हो, तो आपको नहीं पता है कि वहां की चीजें कैसी है, वहां का रूल रेगुलेशन मतलब कि जो होता है वो सब कैसा है। ठीक है, तो आप पहले किसी लोकल का सपोर्ट लोगे, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही कहा गया कि इसमें इंडियंस को पार्ट दिया जाए, क्योंकि इंडिया की बात है, इंडिया के बारे में बात की जाएगी, इंडिया में चेंजेस किए जाएंगे, तो इंडियंस को भी इसमें पार्ट दिया जाए, बट इसमें इंडियन कोई था नहीं, इसलिए साइमन कमीशन को अपोज किया गया। और जब साइमन कमीशन 1928 में इंडिया आती है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1928 में आई थी, ठीक है, साइमन कमीशन जब इंडिया आती है तो साइमन गो बैक का नारा लगता है। ठीक है, जितने भी पार्टीज थी उस टाइम पे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ही दो मेजर पार्टीज थी उस टाइम पे। कांग्रेस के मुस्लिम लीग के लीडर जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, तो ये लोग भी डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं अपोज करने के लिए। ठीक है, ये चीजें होती हैं। अब यहां पे आता है पूर्ण स्वराज का बात। देखो, स्वराज का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, यहां पर डिमांड की गई पूर्ण स्वराज की, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अक्टूबर 1929 में क्या हुआ कि वाइसरॉय उस टाइम पे लॉर्ड इरविन थे, ठीक है, लॉर्ड इरविन वाइसरॉय थे, उन्होंने एक अनसर्टेन ऑफर अनाउंस किया इंडिया के डोमिनियन स्टेटस के ऊपर। ठीक है, और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इंडिया के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा उसके ऊपर डिस्कशन किया गया। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेसिकली कुछ नहीं यार, एक राउंड टेबल होता था, उसके अराउंड सब लोग बैठ जाते थे और कॉन्फ्रेंस होती थी, उसको बोलते थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इस तरह से कांग्रेस के कई सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए। ठीक है, तो उसमें से एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया गया कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की गई। ठीक है, ये चीजें थी। देखो, अब अक्टूबर के बाद बात करें दिसंबर 1929 का, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी के अंदर, कांग्रेस के उस टाइम प्रेसिडेंट जो थे वो जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ठीक है, लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। देखो, कांग्रेस के बेसिकली लाहौर सेशन में, मैंने आपको कैलकाटा सेशन बताया, ठीक है, और ये लाहौर सेशन की बात हो रही है, लाहौर सेशन 1929 में आया था। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी ये बात, तो ये कहां हुई थी? लाहौर सेशन में हुई थी। तो लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड पहली बार की गई, फुल इंडिपेंडेंस की इंडिया के लिए। ठीक है, ये चीजें हुई। ठीक है, तो डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज पहली बार कहां हुई? लाहौर सेशन में हुई, प्रेसिडेंसी और जवाहरलाल नेहरू के अंदर हुई, 1929 में हुई, दिसंबर में हुई। ठीक है, याद रखना। देखो, और वहां पे डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, 26 जनवरी को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, वहां पे ये चीजें बोली गई। ठीक है, सो लेक्चर आज का यहीं तक था गाइस। मैंने यहाँ पे इसी पार्ट तक मैंने इसको इंक्लूड किया है। ठीक है, अब एक क्रोनोलॉजी देख लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा उसके बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि चंपारण सत्याग्रह हुआ, गांधी जी 1915 में आए, ठीक है, भारत, और चंपारण सत्याग्रह हुआ, पहला नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था जो गांधी जी ने शुरू किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका कब हुआ? 1917 में। ठीक है, चंपारण बिहार डिस्ट्रिक्ट में। फिर हमने बात की रोलर सत्याग्रह की, जिसमें बताया गया कि वो क्या बोलते हैं कि प्रिजनर बना दिया जाएगा 2 साल के लिए बिना ट्रायल के। उसके अगेंस्ट जो सत्याग्रह मूवमेंट हुआ 1919 में हुआ, वो भी मैं आपको बताया। ठीक है, फिर बात की कि खिलाफत मूवमेंट, खलीफा का जो इशू था कि उस पर ट्रीटी इंपोज कर दी गई, हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने की बात की गई गांधी जी के द्वारा। ठीक है, कमेटी बनाई गई खिलाफत कमेटी। ठीक है, और अनकॉर्पोरेशन मूवमेंट को साथ साथ स्टार्ट किया गया इसको खिलाफत इशू को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, 1920 में ऐसी स्टार्ट हुई। ठीक है, फर्स्ट मास, ये पहला मास मूवमेंट था। देखो, मास मूवमेंट क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लोग थे, इसलिए उसको मास मूवमेंट बोलते हैं। ये दोनों पर्टिकुलर रीजन वाइज थे। ये अपना चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हो रहा था तो अपना एरिया में सीमित था, ये भी अपने एरिया में सीमित था। ये था एक तरह से फर्स्ट मास मूवमेंट, ऑल इंडिया मूवमेंट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, पर ऑल इंडिया तक पहुंच नहीं पाया था, बहुत सारे रीजन थे। एक रीजन मैं बता देता हूँ चलो आपको, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के फेलियर का रीजन ये था गाइस, देखो कि एक तो पहली बात की स्वदेशी चीजें महंगी थी। ठीक है, दूसरी चीज है कि जो लोगों ने अपना स्कूल कॉलेज छोड़ा था, जो टीचर्स और स्टूडेंट ने छोड़ा था, तो उसके अल्टरनेटिव हमारे पास कोई स्कूल कॉलेज नहीं थे जिसमें लोग पढ़ा सके, जिसमें स्टूडेंट पढ़ सके। ठीक है, लॉयर्स के लिए अल्टरनेटिव कोर्ट नहीं थे, तो क्या करते? कब तक ऐसे बैठे रहते? ठीक है, अब आप छोड़ के आप बैठ नहीं सकते भाई, आपके पास पैसे थोड़े, आपको कमाना पड़ेगा। कमाने का ऑप्शन एक ही था, ब्रिटिश के स्कूल कॉलेजेस। तो वापस से लोग क्या करने लगे? वहीं पे वापस जुड़ने लगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हो रही थी। तो
इसलिए भी नॉन कंप्रेसिव मूवमेंट जो है वो फेल कर गया, और बाद में तो वॉयलेंट हो गया, आपने देखा ही, ठीक है, ये सब चीजें। उसके बाद बात करें तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए। ये मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, चिंता करने की बात नहीं है, ये 1930 में आया था। अभी मैंने आपको 1929 तक पढ़ाया लास्ट में, पूर्ण स्वराज की डिमांड जब की गई थी, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। और इसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको नॉन कंप्रेसिव मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में डिफरेंस क्या है, वो आपको बहुत बहुत मजा आएगा सुनने में, समझना उसको, ठीक है। सो आज के लेक्चर में यही था गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट हो स्टोरी स्टडी से रिलेटेड, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो अपना कमेंट, ठीक है, कमेंट में, मैं उसके लिए आपको उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और अपने व्यूज बताओ कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, या फिर आपको कुछ सुधार करना है वीडियो में मुझे, तो आप उसके बारे में मुझे बताओ, ठीक है। और मेरी वीडियोस गाइस शाम में 4 बजे आती है मैक्सिमम टाइम, कभी कभी लेट हो जाता है, तो आप एक बार चेक कर लिया करो। और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, नोटिफिकेशन बेल दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तुरंत, ठीक है। और थैंक यू सो मच मुझे इतना पेशेंटली सुनने के लिए, और आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही हो क्लास 10th बोर्ड की, ठीक है। इसके बाद हम क्लास 6, 7, 8, 9th की भी वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। इस चैनल पे 9th और 10th की आती है, बाकी चैनल पे 6 और 7 की आएगी, ठीक है, 6, 7, 8 की। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।